बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो 63A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं। रीज़न के कहा यह जा रहा है कि जुडिशल पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनका तमाम का जो डिपेंडेंसी है वो 63A के ऊपर चली गई है। रीज़न के नंबर पूरा नहीं हुआ था लास्ट टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकी थी। आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और सेकेंडली, आज हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, वो एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरी निकाल कर लाए कि PMLN शायद स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते और इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा नहीं बनते। तो इससे पूरे मुल्क की जो सियासत है उसका रुख आपके और मेरे बुनियादी हुकूक जो है वहां पर जो सराउंडिंग जो लॉज हैं उनको भी सबको यहाँ पर छेड़छाड़ जारी है इन सारी अमेंडमेंट्स को लेकर। देखिए किस तरफ जाता है। और इसी टॉपिक के ऊपर और ये सारी आज की जो हमारी प्रोसीडिंग थी कोर्ट्स की और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रूमर हैज इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डेज टू कम प्रोटेस्ट की तरफ जाने का प्लान कर रही है और ये मुल्क गिर प्रोटेस्ट होगा, इस्लामाबाद और बाकी सिटीज में भी होगा। यही इन्हीं जुडिशल पैकेज और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनको लेकर इन्हीं टॉपिक्स पे आज के शो में बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आजकल पूरे मुल्क में आईनी तरामीम और तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। सर, लेट्स स्टार्ट विद कि इतनी ये जरूरी कैसे होगी आईनी तरामीम एट दिस मोमेंट के जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड आईनी तरामीम पे तमाम हुकूमती जमातें इकट्ठी और सारी एक ही डगर पे चल पड़ी? जी, इसलिए कि जो पिछली संजीदा आईनी तरामीम हुई थी उन्हें हुए 14 साल हो गए जी। 2010 में 18वीं आईनी तरमीम हुई थी और उसके कुछ अर्सा बाद फिर 19वीं तरमीम हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसके जो पैटर्न्स हैं उनमें तब्दीली आई है, एक इर्तका हुआ है। तो लिहाजा अब ये हुकूमती जमातों ने उस सारे इर्तका से सबक सीखते हुए, और ये वही जमातें हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम भी की थी, तो लिहाजा अब वो आइन की जो तरमीम करने जा रहे हैं वो उन्हीं 15 सालों के मुशाहिदात का निचोड़ है जिसे अब हम देख रहे हैं। सर, इस पे हमें जो बताया जाता है सहाफियों को या कौम को बताया गया है कि जी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्राइसिस और उसके जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। थोड़े से स्टैट्स निकालने तो 83% लोअर जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है, 15% हाई कोर्ट्स के अंदर है, 2% पेंडेंसी है 60,000 प्लस माइनस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनमें जब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस निकालते हैं तो सर हार्डली कोई 0.0 समथिंग % बनता है। तो सर अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमें लोअर जुडिशरी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था कि जहां पर इतनी लाखों की पेंडेंसी है? इसमें दो बातें हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रफली कोई एक एस्टिमेट के मुताबिक 60,000 केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 33,000 केसेस जो हैं वो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, जो अपीलें हैं। तकरीबन कोई 25,000 जो हैं वो क्रिमिनल अपीलें हैं और बहुत कम है जो आईनी है। लेकिन अगर आप यही जो तज्जिया आपने रखा है अपने नाजरीन के सामने, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो वक्त है जो खर्च होता है उस पर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो 1% से भी कम आईनी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का गालिब वक्त और एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी वजह से जो है वो पेंडेंसी। एक तो ये बात है जी। दूसरा ये है कि ये बात अब वाजे है कि 2009 में जब अदलिया बहाली की तहरीक चली, मुस्लिम लीग नून का उसमें बड़ा अहम रोल था, लेकिन उसके बाद से जो तवक्को थी कि अदलिया अपने अंदर कोई इस्लाह और रिफॉर्म करेगी, वो तजर्बा भी कामयाब नहीं हुआ। और ये वाजे हो गया है कि अदलिया के अंदर से उसकी अपनी इस्लाह की कोई सूरत नहीं निकल रही, कि जो मॉनिटरिंग करनी थी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स की या सेशन कोर्ट्स ने सिविल कोर्ट्स की, वो बिल्कुल नहीं हुई। तीसरा ये है कि जो एक और उस वक्त हम सब ने मिलकर एक तजर्बा किया था कि क्या अगर जजेस जो हैं उनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाए कि वो आने वाले जजेस का तकर्रुर कर सकें, तो क्या उससे फैसलों में और इंसाफ की फराहमी में बेहतरी आएगी? वहां भी बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि कामयाबी नहीं हुई। और ये नजर आया है कि जब तक अदलिया के मामलात में कोई निगरानी पार्लियामान की तरफ से नहीं होगी, तब भी जो है वो जजेस की जो क्वालिटी है, जो इनटेक है, वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो लिहाजा यहाँ जो आगाज है वो टॉप से किया गया है और इससे
इसका पहला जो था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट था, जिसको जो पहली दफा जब पास हुआ तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। तो आप पार्लियामान ने दूसरा बिल ये पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो अब इस वक्त मुल्क का कानून है। तो लिहाजा ये जो तजर्बा है, और जो असल में अगर आप इसका खुलासा कर लें कि पिछले कुछ सालों से जिस किस्म के फैसले आए हैं, उससे ये जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का तवाजुन है और उसका जो एक तनाव है, अब अदलिया भी उसका एक वाज़ेह हिस्सा बन गई है। तो लिहाजा इन सब चीजों को सामने रखकर ही ये तरामीम की जा रही है। सर, आर वी ट्राइंग टू पोर्ट्रे पिक्चर कि यहाँ पर अदलिया के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और चेक एंड पार्लियामान रखेगा? आर वी ट्राइंग टू से दैट? जी बिल्कुल, अदलिया की नहीं, अदलिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस सिर्फ ये होगा मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अपने अपना रोल अदा करेंगे। जिस तरह है कि भी एक तरीकेकार होगा जजों की नॉमिनेशन का, पार्लियामान का उसमें पहले से ज्यादा रोल होगा, ताकि ये इस मामले में ज्यादा शफाफियत आए। और जो हमने देखा है कि भाई मुख्तलिफ हवालों से शिकायत उठती हैं कि जजेस को किस तरीके से एक अंदरूनी मामले के तौर पर ही जजेस का तकर्रुर हो जाता है, उससे बचते हुए सारे मामले में शफाफियत लाने की जरूरत है। और मेरी तो फाजिल जज साहिबान से भी ये गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि पार्लियामान करने से रुके, तो वो अपने अंदर खुद इस्लाह करते हुए नजर आए। हमें नजर आए कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो सेशन कोर्ट्स की बेखबरी कर रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं कि क्या वो सेशन कोर्ट्स में कैसी पेंडेंसी है। और अगर ये मामला नहीं होता तो फिर मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बलियों को मजीद कानून साजी करनी पड़े। सर, ये आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मल्टीपल टाइम्स आप वजीर भी रहे हैं। एक हुकूमत जो अपने एक्स एलाए जो पीडीएम में आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको अब ऑपोजिशन या वो आपके साथ नहीं है, वो एक अलग बात है, अगर आप उनको कायल नहीं कर सके तो पाकिस्तानी अवाम को कैसे कायल करेंगे? सर, बाय एंड ऑफ द डे लेजिस्लेशन तो अवाम के लिए ना, कुछ भी हो। जी, तो ये जो एक कोशिश हुई चंद हफ्ते पहले जिसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई, उससे सबक सीखते हुए मेरी ये तवक्को है कि इस दफा जब ये तरमीम जिसका मुसव्वदा जिस पर एग्रीमेंट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपके नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि इसका जो पहला संजीदा कदम है जिससे हमें पता चलेगा कि ये तरमीम वाकई आ रही है, वो उस मुसव्वदे की काबीना से मंजूरी है। जब तक वो काबीना में पेश होकर मंजूर नहीं हो जाता, बिल्कुल ये तो क्या सर ही रहेगी, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बन रहा है। खुर्रम साहब, एक आज ही की खबर है, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भट्ट साहब, उनकी आज की खबर है कि जनाब एक सीनियर वफाकी वजीर या एक बड़े अहम वफाकी वजीर की वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन हुई पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से, और अब पीएमएलएन या आपकी जो सीनियर लीडरशिप है इंक्लूडिंग यू, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि जनाब जब तक मौलाना स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते हम तरामीम को आगे लेकर नहीं चल रहे, या हम खुद भी आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। इज इट ट्रू सर? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मौलाना, आपको मालूम है, पीडीएम के सरबराह थे और उनकी क़ियादत में हम सब ने मिलकर एक जदोजहद की थी, और उनके साथ ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की जो आला क़ियादत है उसके दिहाइयों पुराने मरासिम है। तो अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है तो उसको दूर किया जा सकता है। और ये भी मेरी तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो है वो ये कोई गैर मामूली कोशिश करेंगे मौलाना के साथ ये जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करने की, क्योंकि मौलाना जब आप उनका पूरा रिकॉर्ड है, वो बिलाखिर इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की पासदारी चाहते हैं। तो अगर उनको इस बात पर समझाया जाएगा तो इस पर वो जरूर, मेरी तवक्को है कि मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगे। साहब, 63A, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, कैसे देखते हैं आप 63A को? कि खरीदो फरोख्त, ये कभी छांगा मांगा के इल्जामात, कभी सिंध हाउस के इल्जामात, इजंट इट गुड के सर इनके ऊपर फुल स्टॉप लगा रहता, या कोई इस तरह की लेजिस्लेशन आती है कि फॉर वंस इसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता? हाउ डू यू सी इट? फुल स्टॉप तो देखिए ना, बहुत अरसा पहले चौधरी आईनी तरमीम में लगा दिया गया था जो आइन का हिस्सा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आइन को दोबारा लिखना कि जी आप वोट भी नहीं डाल सकते और वोट काउंट नहीं होगा, हमें तो उस पर एतराज है। बिल्कुल, चौधरी आईनी तरमीम में ये सब कुछ आइन का हिस्सा बना दिया गया था जो हॉर्स ट्रेडिंग है। अब ये कहना कि जी आप वोट भी नहीं डाल सकते, या उस जो लोग वो वोट डाल रहे हैं
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे आगाह है तो वो वोट डाल रहे हैं। तो हमें इशू ये नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए, इशू ये है कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो ये कहे कि जी वोट डाला भी नहीं जा सकता और डाल भी दिया तो काउंट नहीं होगा। ये आइन में कहीं नहीं लिखा और लिहाजा आइन की पासदारी के लिए 63A का जो अब रिव्यू है वो चल रहा है। तो जो उससे पहले जो 2 साल पहले के हालात थे वो भी तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई जैसे सियासी तौर पे फैसला किया था। पहले एक फैसला किया, फिर चंद हफ्ते बाद उसी अपने फैसले को उल्ट दिया और मकसद उसका कोई आइन की बेहतरी नहीं थी, उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत को गिराना था, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट कामयाब हुआ। खुरम साहब, कोई भी वोटर, आई थिंक अब तो पाकिस्तान में हमारा वोटर इतना मेच्योर हो गया, वे डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर होगी हुई है कि जब इलेक्शन आता है तो कोई भी वोटर मंशूर देखकर, पार्टी देखकर, निशान देखकर या उसकी कारकर्दगी देखकर वोट करता है। तो ये एक बेसिक राइट तो डायरेक्टली उस पार्टी के पास होना नहीं होना चाहिए क्या कि भाई मैंने तुम्हें वोट करके फलां जमात के मंशूर के ऊपर वोट किया था, तुम कल को किसी और के साथ कैसे जा सकते हो, डिस्क्वालीफाई होकर बेशक घर आ जाओ, लेकिन तुम्हारा वोट किसी भी ऐसी लेजिस्लेशन में कि जो मेरे उस नजरिए, मेरे उस मंशूर या जिस जमात को मैंने पिक किया उसके खिलाफ हो, तो तुम कैसे वोट कर सकते हो? नहीं, देखिए, पार्टीज एक खास हद तक जरूर डायरेक्ट करती हैं अपने मेंबरान को, लेकिन जो वोटर है, अब उस वक्त वो जो मुंतखब रुकन है उसने वोट देना है एनी तरमीम में, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता या उसको रोका नहीं जा सकता। असल इशू वोट डालने से रोकने पर क्रिएट हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया कि अगर आपको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, आप अपने जमीर के तहत या किसी वजह, आप कोई भी उसकी वजह तोजी तलाश कर लें, लेकिन उसको वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। तो लिहाजा उसका वोट तो डलेगा और काउंट भी होगा। उसके बाद जो शख्स वो वोट डाल रहा है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वो आगाह है, लेकिन उसका वोट डलना और काउंट होना तो आइन का हिस्सा है। डिस्क्वालिफिकेशन का उसको पहले ही पता है कि भाईजान डिस्क्वालीफाई हो जाना है, बट इवन देन आई एम टेकिंग द रिस्क, आई एम टेकिंग द रिस्क। वो अपने मैंडेट के ऊपर जो है वो उसको कोई कॉन्फिडेंस है या उससे कोई वजह है जिसकी बुनियाद पे वो समझता है। और ये भी पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि जी हम सबको ये खदशा रहता है कि जी खरीदो फरोख्त होगी। ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिसमें कुछ मेंबरान ऐसे हों जो उस तरमीम से मुतफिक हों और वो चाहते हो कि ये तरमीम जो है वो कानून और आइन का हिस्सा बने, और अगर वो वोट डालना चाहते हैं सब कुछ जानते बूझते हुए, तो उसे उनकी आइन के तहत इजाजत थी और होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के JUIF से ऐसे के मेंबरान हैं कि जिनको लगता है कि ये तरमीम होनी चाहिए? कोई राब्ते में है आप लोगों की पार्टी? मैं तो पार्लियामान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके बारे में तो वही लोग बेहतर आगाह हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वोट करना चाहते हैं तो उनको आइन के तहत इजाजत होनी चाहिए। ये जो कोर्ट का कहना है, या तो चूंकि आइनी तरमीम खुद ऐसी अब होने जा रही है, तो उसका ये इसमें क्लैरिटी लाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1993 में बाज मोहम्मद काकड़ केस में कहा था कि एक ऐसी सूरत हाल जिस पर कोर्ट की तशरीह मौजूद हो और बाद में उस पर कानून साजी आ जाए तो कानून साजी ही बालादस्त रही। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि करंट पॉलिटिकल में केओस सर सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा तो फाइनेंशियल इस्तेहकाम आएगा, यही हमें सारे सियासतदान बताते आए हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन बताते आए हैं। सर सोल्यूशन क्या है? जी, मैं तो आपको यही इस्तदा कर सकता हूं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मौजूद है, सिर्फ एक जमात हमला आवर है उस इस्तेहकाम पर। जो मुस्तकिल जो है वो हमला आवर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियां, सरकारी असलहा, सरकारी अहलकार, उसको इस्तेमाल करके वो हमला आवर है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते तो बिल्कुल वाज़े हो गया कि मुल्क का जो मुआशी इस्तेहकाम है वो तो बहुत हद तक अब इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ IMF प्रोग्राम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रही हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जो पहले क्वार्टर में टैक्स इकट्ठा हुआ है उसमें बेहतरी आई है। तो हर लिहाज से इस्तेहकाम आ रहा है। और असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम जब अब करियाने की दुकान पर जा रहे हैं अपने खानदान के लिए अशियाए खुर्दोनोश खरीदने, उन्हें महसूस हो रहा है कि अब कीमतें बढ़ना बंद हो गई हैं और कुछ चीजों में तो कीमतें कम भी हो रही हैं। तो लिहाजा वो जो रिलीफ है वो इस तमाम सो कॉल्ड केओस के बावजूद है। तो लिहाजा ये जो अगर एक जमात जो है तो ये समझती है कि केओस में ही उसका फायदा है,
वो तो केओस करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है। और जब तक असल चैलेंज है वो ये है कि हुकूमत और हुकूमती जो कोalition है, अगर वो अपने साथ यूनाइटेड है, जिस तरह नजर आ रही है बाइनी तरमीम के मामले में भी, तो फिर कौमी असम्बली में कोई चैलेंज नहीं है और वहां भी इस्तेहकाम मौजूद है। तो एक जमात अगर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचाती है, समझते हैं कि वो प्रोटेस्ट करके जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास है उसको डिसरप्ट करेंगे, जिस तरह 10 साल पहले उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा डिसरप्ट किया था धरना देकर। लिहाजा वो अगर डिसरप्शन चाहते हैं और वो समझते हैं कि हालात को खराब करके उनका सियासी फायदा है, लेकिन पाकिस्तान में लेकिन सर पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल असेंबली तो किसी भी सियासी जमात का राइट है ना सर? जी, तो लेकिन देखिए ना, अगर पीसफुल असेंबली जिसको हम डिफाइन करते हैं, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो ट्रेलर लेकर और वो पता नहीं बड़े बड़ी गाड़ियां लेकर आएंगे कि जी हम चीजें तोड़ देंगे, और फिर आइन में सिर्फ ये नहीं लिखा कि जी आप कोई चीज तोड़ेंगे तो वायलेंस है। जो आइन का आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं है। आपकी इज़हार राय की जो आजादी है, एहतजाज की आजादी है, उसमें आप ये धमकियां नहीं दे सकते कि एक सूबे की पुलिस और उसका वजीर आला जो है वो लश्कर लेकर किसी दूसरे सूबे में हमलावर होकर उस दूसरे सूबे की जेल तोड़कर किसी कैदी को रिहा कराएगा। ये काम हमने खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के हाथों तो 2 दफा होते हुए देखा है, लेकिन अब आज के पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सर लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, मियां नवाज शरीफ साहब को हम कब एक्टिव देखेंगे पॉलिटिक्स में? जी, वो हम उनकी जो सियासी दानिश है वो हम सबसे है, जब वो बेहतर समझेंगे वो अपनी जो एक्टिविटी है उसका आगाज करेंगे और इंशाल्लाह आईनी तरमीम के मौके पर भी मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब। नाज़रीन, दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पूरा बड़े बातमाद हैं, पूरे तमाद हैं कि आईनी तरमीम आएंगी भी, मुल्क की बेहतरी के लिए भी आएंगी। और जो क्वेश्चन एज ए सेड अर्लियर के जो मेरे और आपके माइंड में होते हैं, आई ऑलवेज ट्राई कि वही क्वेश्चन अपने गेस्ट के सामने रखे जाएं, कि बाय एंड ऑफ द डे मुद्दा तो हमारा पाकिस्तान ही है। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ